नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं निबंध लेखन, जिसे इंग्लिश में हम एसे राइटिंग भी कहते हैं। निबंध लेखन ये लेखन प्रकार का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इसीलिए अगर आप सीबीएसई के बच्चे हो तो ये आपको कक्षा 2-3 से ही आपके अभ्यास में इंक्लूड किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं निबंध लेखन। निबंध विषय विशेष पर विचारों को क्रमबद्ध रूप में व्यक्त करने की एक सशक्त विधा है। विधा माने प्रकार है। क्रमबद्ध तरीके से आपको आपके विचारों को जब किसी विषय को लेकर आपको जब आपके विचारों को प्रकट करना होता है तो वो पूरे क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए और उसी को ही हम निबंध लेखन कहते हैं। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। इस विधा में शब्दों की खुली छूट होती है। खुली छूट माने जैसे पत्र लेखन में हमें शब्दों की मर्यादा होती है, अनुच्छेद लेखन में हमें शब्दों की मर्यादा होती है, लेकिन निबंध लेखन में हमें शब्दों की कोई मर्यादा नहीं होती। आपको अपने नॉलेज के, अपने जानकारी के अनुसार आप इसमें कितनी भी लाइंस लिख सकते हो। निबंध लेखन का निरंतर अभ्यास हमें किसी भी भाषा पर एकाधिकार दिलाता है। कोई भी भाषा, जिस भाषा का आपको जितना ज़्यादा नॉलेज है उतनी ही उस भाषा का निबंध आप उतनी अच्छी तरह से लिख सकते हो। निबंध के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, विचार और भाव व्यक्त होते हैं। आपको उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, अनुभव, आपने क्या अनुभव उस विषय को लेकर लिया है, आपके विचार क्या है उस विषय के प्रति और आपके भाव क्या है उस विषय के प्रति, ये निबंध में व्यक्त होते हैं। व्यक्ति भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करता है। उसके ज्ञान के क्षेत्र का असीमित विस्तार होता है और इन सब के आधार पर ही निबंध लिखा जाता है। निबंध के माध्यम से व्यक्ति के ज्ञान, अनुभव, विचार और भाव व्यक्त होते हैं। आपको उस विषय के बारे में कितना ज्ञान है, कितनी जानकारी है, अनुभव, आपने क्या अनुभव उस विषय को लेकर लिया है, आपके विचार क्या है उस विषय के प्रति और आपके भाव क्या है उस विषय के प्रति, ये निबंध में व्यक्त होते हैं। व्यक्ति भिन्न भिन्न विषयों का अध्ययन करता है। उसके ज्ञान के क्षेत्र का असीमित विस्तार होता है और इन सब के आधार पर ही निबंध लिखा जाता है। एक अच्छा निबंध लिखने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देना ज़रूरी है। निबंध के विषय का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य रूप से होना चाहिए। निबंध के जो विषय होते हैं उसमें जिस विषय पे आप सबसे अच्छा ज्ञान रखते हो, आप सबसे अच्छी नॉलेज रखते हो, उसी विषय पर आप निबंध लिखने की कोशिश करें। और ये भी ऑब्वियस है कि तभी आपको उस विषय में अच्छे गुण भी प्राप्त होंगे। श्रेष्ठ निबंधों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। जितने भी महान निबंध हैं, जैसे गांधी जी ने लिखे हुए कुछ निबंध हैं, उसके बाद विनोबा भावे के लिखे हुए कुछ निबंध हैं, तो ये जो निबंध के प्रकार है इसका आपको अध्ययन करना चाहिए। जहाँ जहाँ जो जो जानकारी आपको निबंध से रिलेटेड मिलती है वो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। निबंध की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण हो। भाषा एकदम सरल हो, बहुत बड़े बड़े 2-2, 3-3 लाइन के वाक्य ना हो, छोटे छोटे वाक्य हो जो समझने के लिए एकदम आसान हो और प्रवाहपूर्ण हो, यानी एक फ्लो में हो। कहीं बीच में ही कोई एक आइडिया डाल दी, ऐसा कुछ नहीं, वो पूरे एक कंटिन्यूटी में हो, एक से दूसरा लिंक हो, दूसरे से तीसरा लिंक हो, इस तरह से। विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब आप अपने विचारों को लिख रहे हो तो उसमें जो चीज़ें उससे संबंधित है वही चीज़ें हमें इंक्लूड करना है। अनावश्यक चीज़ें कभी भी निबंध में नहीं आनी चाहिए और क्रमबद्ध तरीके से निबंध लिखना चाहिए। जैसे पहले आपको बचपन है, फिर बचपन के बाद जवानी है, उसके बाद फिर बुढ़ापा है। इस सीक्वेंस में आपको निबंध लिखना है। निबंध की भाषा सरल एवं प्रवाहपूर्ण हो। विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करते समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। विषय सामग्री को क्रमबद्ध करने के लिए रफ कागज़ पर विषय की रूपरेखा, संकेत बिंदु बना लेनी चाहिए।
अब जब भी आपको विषय के निबंध के विषय दिए जाते हैं तो आप सोच ले पहले कि आपको सबसे अच्छा निबंध किस विषय पर आता है। फिर जब आप सोचते हो पहले 1-2 मिनट सोच ले। जब आप सोचते हो तो उसके जो पॉइंट्स आपको याद आते हैं कि उस विषय में आप क्या क्या जानकारी रखते हैं, तो आप उसे पेपर पर आपके आंसर शीट पे पेंसिल से एक कॉर्नर में लिख ले, ताकि लिखते समय आपको वो बिंदु आसानी से याद रहे। बाद में आप इरेज कर दें। एक रफ कागज़ पर विषय की रूपरेखा बना लेनी चाहिए। और अगर आप घर पर निबंध लिख रहे हो होमवर्क में, तो आप क्या क्या नॉलेज रखते हो वो आपको एक रफ पेज पे लिख लेना है, और फिर बाद में उसी हिसाब से आपको वो पॉइंट्स को आगे बढ़ाना है। निबंध में प्रसंगानुकूल मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सूक्तियाँ तथा विद्वानों के उद्धरणों का भी समावेश करना चाहिए। ये चीज़ें करने से आपका निबंध जो है वो इम्प्रेसिव होता है। जब भी आप कोई निबंध का विषय लिखते हो, तो अगर आप उसमें एक आधी इंग्लिश की स्लोगन डाल देते हो, या किसी और भाषा की स्लोगन डाल देते हो, या फिर विद्वानों के कोटेशन डाल देते हो, किसी कविता की कोई 4 लाइन्स डाल देते हो, तो वो जो आपका निबंध है उसकी शुरुआत अगर आप ऐसे करते हो तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होता है, और जो एग्ज़ामिनर होता है उसके भी मन पे उसका प्रभाव पड़ता है। निबंध अपने आप में पूर्ण तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को समेटे हुए होना चाहिए। सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं रिलेटेड उस निबंध से, वो आपको उसमें इंक्लूड करना है। निबंध को शीर्षक विषय के अनुरूप संक्षिप्त एवं आकर्षक होना चाहिए। निबंध के विषय तो हमें दिए ही होते हैं, इसके लिए वो आकर्षक ही होते हैं। निबंध लेखन के प्रकार। अब प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध, दूसरा है विश्लेषणात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध, और चौथा है भावनात्मक निबंध। निबंध लेखन के इस 4 प्रकार को मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो आप वो भी देख लो अगली वीडियो में। उसके बाद आता है निबंध लेखन के प्रमुख अंग। हाँ, ये बातों को हमेशा ध्यान में रखें कि निबंध लेखन के समय हमें किन किन उस विषय को किस किस अंग में डिवाइड करना है। विषय परिचय सबसे पहले आएगा। विषय परिचय यानी जिस विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। जैसे अगर हमें दिवाली पर निबंध लिखना है तो हम पहले विषय परिचय में क्या लिखेंगे कि हमारा देश जो है वो विविधतापूर्ण देश है। कई सारे समाज के धर्मों के लोग हमारे यहाँ एक साथ प्रेम भाव से रहते हैं। सारे त्योहारों को वो पूरे खुशी से, स्नेह से और आनंद से मिलजुल कर मनाते हैं। इसीलिए हमारे देश में होली, बाकी के भी त्यौहार, होली, संक्रांत, जितने भी त्यौहार हैं ये सारे त्यौहार हम स्नेह से मनाते हैं। और फिर लास्ट लाइन में विषय विस्तार में, विषय परिचय में लास्ट लाइन में आपको लिखना होगा कि इसीलिए दीपावली मेरा सबसे प्रिय त्यौहार है। और उसके बाद फिर विषय विस्तार आएगा, तो उसमें आपको जैसे आप डाल सकते हो कि दीपावली आपको क्यों पसंद है। उसके बाद एक पैराग्राफ में फिर दीपावली का धार्मिक महत्व क्या है। इस दिन राम भगवान रावण का वध करके वापस अयोध्या लौटे थे, तो उस समय लोगों ने उनके स्वागत में बहुत सारे दिए जलाए थे। ये उसका धार्मिक महत्व हो गया। उसके बाद फिर उसका साइंटिफिक महत्व जो है, जो वैज्ञानिक महत्व है कि उस समय पटाखे क्यों जलाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उस समय जो वातावरण होता है, अक्टूबर महीना होता है, ठंड का वातावरण होता है, इसके लिए बैक्टीरिया वायरस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी वो सीज़न माना जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा बीमारियां पनपने का खतरा होता है। इसीलिए क्या करते हैं, तो जो छोटे मोटे फटाके हैं, बहुत बड़े बड़े फटाकों से प्रदूषण होता है और अब बहुत ज़्यादा उड़ाते हैं, लेकिन अब गलत है। पहले कैसा छोटे छोटे फटाके उड़ा के वो जो वायरस वगैरह होते थे उनको मारने की वजह से ये पटाखे फोड़े जाते थे, ताकि बीमारियों का जो खतरा वगैरह है वो टाला जा सके। और वो जो बारूद होती है, वो जो स्मेल होता है जो फटाकों से निकलता है, उससे जो होते हैं ये जो बैक्टीरिया वायरस है वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो लिमिट में पटाखे जलाना ज़रूरी होता था, लेकिन अब अनलिमिटेड हो गया है। इसके लिए पटाखों से प्रदूषण भी हो गया है और पर्यावरण को धोखा भी उत्पन्न हुआ है।
अब दिवाली मनाने के पीछे सामाजिक महत्व क्या है, तो क्या हम बहुत सारा जो है वो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर एक दूसरे के घर पे जाते हैं, है ना। एक दूसरे को, अब हमारे यहाँ हमारे बहुत अलग अलग फ्रेंड आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, इससे आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, सामाजिक बंधु भाव बढ़ता है। हमारे आपस में अगर कोई झगड़े फिसाद हो तो हमारे जो आपस में जो रूठना मनाना है वो होता है। इसीलिए ये सामाजिक महत्व है कि बंधु भाव भी बढ़ता है ऐसे त्यौहार मनाने से। उसके बाद आप ऐसे अलग अलग पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद है उपरोक्त यानी शेवट यानी एंडिंग, कि आप उस चीज़ का अंत, निबंध का अंत, कि आप उसमें कैसे अंत में क्या पॉइंट डालोगे, तो फिर यहाँ डालना है कि इसी तरह से दीपावली जो त्यौहार है वो अलग अलग धार्मिक, सामाजिक ऐसे महत्व के कारण उसके बाद इतना अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, नए नए कपड़े मिलते हैं, इसके लिए आपको बेहद पसंद है। धन्यवाद।